हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। तो आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग पढ़ पाएँ। और ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस चीज़ों को आपको समझते हुए चलना है। ये क्लास हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों लड़कों के लिए है, क्योंकि मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को भी एक्सप्लेन करते चलता हूँ। तो आइए दोस्तों, समय बर्बाद न करते हुए आज के हम अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसका मतलब मैटर मतलब होता है पदार्थ, आवर मतलब होता है हमारा, और सराउंडिंग का मतलब होता है चारों तरफ, मतलब वह पदार्थ जो हमारे चारों तरफ हैं। तो आपने क्लास 6, 7 और 8 में लगभग इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। जो 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये आपने पढ़ा होगा। 6 में भी पढ़ा होगा, 7 में भी पढ़ा होगा लगभग। आज जो हम लोगों को पढ़ना है उसमें एक्स्ट्रा क्या है आपके दिमाग में आएगा कि फिर जब मैंने उधर पढ़ा तो इधर यहाँ क्या है। देखिए, क्लास 6 और क्लास 7 में जो चीज़ें थी वो सिर्फ आपको हिंट के लिए थी, लेकिन यहाँ पे आपको टोटल डिस्कस करना है कि वो चीज़ें कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, कब किसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, आइए अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, एनीथिंग दैट हैज वेट एंड ऑक्युपाइज स्पेस हैज मास एंड इट फील्स बाय सेंस इज कॉल्ड मैटर। मतलब वह प्रत्येक वस्तु जिसका कोई आयतन होता है और उसका कुछ मास होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ध्यान देने वाला बात है मास। मास में और वेट में अंतर होता है। मास को हिंदी में लिखते हैं द्रव्यमान, ठीक है, और वेट को लिखते हैं वजन। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना, जो सीबीएसई वाले लड़के होंगे, मास में और वेट में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो मास जो हमारा होता है वो वैरी करता है, वैरी नहीं करता है, सॉरी, मास जो है वो वैरी नहीं करता है, मतलब चेंज नहीं होता है। लेकिन जो हमारा ये वजन है वो बदलते रहता है। जैसे हमारा भी शरीर का जो वजन है वो 60 किलो अगर है, 60 kg, तो हम चंद्रमा पे जाएंगे तो हमारा वजन हो जाएगा 10 kg। ठीक है, तो ये हमारा वजन है, लेकिन जो मास है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब जो नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस अकॉर्डिंग टू इंडियन साइंटिस्ट फिलोसफी मैटर इज इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। जैसे आपने शास्त्रों में भी सुना होगा कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्व से मिलकर बना है। तो वो पंच तत्व क्या है? एयर हवा, अर्थ पृथ्वी, फायर अग्नि, स्काई आकाश, और वाटर मतलब पानी। ठीक है, पंच तत्व आप एक दोहे के माध्यम से भी समझ सकते हैं इसको, कि पंच तत्व जो हमारा होता है वो छितजल पावक गगन समीरा, और पंच तत्व अधम शरीरा। मतलब यही वो 5 एलिमेंट हैं, मैटर हैं, जिसके माध्यम से हमारा शरीर बना हुआ है। अब आइए नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ के कुछ गुण। मैटर ऑफ मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, मतलब ये छोटे छोटे कण मिलकर यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये बने होते हैं। वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट बिटवीन पार्टिकल्स। वैकेंट स्पेस का मतलब होता है खाली जगह, जैसे एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो इसके बीच में ये जो जगह है इसी को वैकेंट स्पेस बोलते हैं। पार्टिकल आर इन कंटिन्यूअस मोशन, ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन में होते हैं, गति में होते हैं। ठीक है, कैसे? सॉलिड में इनका गति कुछ अलग होता है, लिक्विड में इनका गति कुछ अलग होता है, और गैस में इनका जो गति है वो कुछ और होता है। ठीक है, जैसे सॉलिड आएगा मैं वहाँ पे भी डिस्कस करूँगा। ये तो हो गया। अब आइए चौथा, पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ये आकर्षण बल के माध्यम से एक दूसरे में बंधे रहते हैं। ठीक है, इसे आकर्षण बल बोलते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब आकर्षण बल, अट्रैक्शन मतलब आकर्षण होता है, और फोर्स मतलब बल होता है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब जो आपको नीचे यहाँ पे पढ़ना है, स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ के अवस्था। बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स बेस्ड अपॉन पार्टिकल्स अरेंजमेंट, मतलब जो पार्टिकल्स है उनके व्यवस्था करने के बाद जो
हमारा पदार्थ है उसे कितने अवस्था में बांटा गया है, बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, पदार्थ के जो एनर्जी है मतलब ऊर्जा है उसके आधार पे बांटा गया है, और बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स मतलब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के बीच की दूरी के आधार पे इसे बांटा गया है। आपको क्वेश्चन आएगा सीबीएसई में कि ऑन द बेसिस ऑफ मैटर्स हाउ विल बी क्लासिफाइड, ऑन द बेसिस ऑफ मैटर हाउ विल बी क्लासिफाइड। ठीक है, मुझे थोड़ा जगह छोटा पड़ रहा है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो आप आंसर में लिखेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर वी कैन एक मिनट सॉरी, वी क्लासिफाइड मैटर्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्री ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्री के बाद पहला में 1, दूसरा में तीसरा ये और तीसरा में ये। ठीक है, 3 आधार पर हम पदार्थों के अवस्थाओं को बांटते हैं। अब आइए हमको पढ़ना है कि वो 3 अवस्थाएं के आधार पे जो हम बांटे हैं उनका नाम क्या है। ठीक है, अब आपने 6 और 7 में मात्र 3 पढ़ा होगा, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसके बारे में आप परिचित होंगे, लेकिन आज आपको यहाँ थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। एक होता है चौथा अवस्था प्लाज्मा और 5वां होता है बीईसी, इसको बीईसी भी लिखते हैं मतलब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, अब आइए हम सॉलिड के ऊपर थोड़ा डिटेल डिस्कस करते हैं। देखिए सॉलिड जो है वो आपका कम्पैक्टली पैक होगा मतलब पूरी तरह से बंधा हुआ, जैसा आप ये चित्र में देख रहे हैं ये पूरी तरह बंधा हुआ है। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है ये। ठीक है, ये पूरा तरह बंधा हुआ है, बंधा हुआ है तो इसके बीच में जो जगह होगा वो बहुत कम होगा। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फिक्स्ड मास सॉलिड जो है उसका क्वालिटी क्या है भाई, इसकी विशेषता क्या है, तो उसका मास जो है फिक्स होगा, वॉल्यूम फिक्स होगा और शेप फिक्स होगा। जैसे आपके सामने एक बुक रखा हुआ है तो वो एक फिक्स मात्रा में, जैसे ये बुक है, ठीक है, ये एक फिक्स मात्रा में इसका साइज फिक्स है, शेप मतलब आकार, और वॉल्यूम का मतलब इसका आयतन, आयतन भी इसका फिक्स है। ये नहीं यहाँ से फिर उठा के यहाँ पर रख दे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, मतलब अगर इसका जो शेप है वो शेप फिक्स रहेगा और जो वॉल्यूम है मतलब आयतन वो भी फिक्स रहेगा। सेकेंड, इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस आर लिस्ट, मतलब इसके बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम होता है। ठीक, इसीलिए ये हार्ड होता है। आप लिखेंगे क्वालिटी में क्लासिफिकेशन जो कर रहे हैं हम लोग, उसमें सॉलिड की 3 विशेषताएं लिखने के आएंगी, मतलब ठोस का, सॉलिड मतलब ठोस, तो आप उसमें 3 ये जरूर दे दीजिएगा। इनकम्प्रेसिबल मतलब आप इसे दबा नहीं सकते हैं, जैसे आपके पास एक डंडा है, ठीक, डंडे को आप दबाएंगे हाथ से तो वो दबेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो हार्ड है। हार्ड क्यों है, क्योंकि उसके बीच के जो कण हैं मौजूद हैं वो आपस में बहुत अच्छे से बंधे हुए हैं। ठीक है, इसी के वजह से वो हार्ड है, और हार्ड है तो उसे हम दबा नहीं सकते हैं। हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज, इसका जो डेंसिटी है वो बहुत हाई है और ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर, डिफ्यूज मतलब एयर में डिफ्यूज होकर नहीं जाता है। नेक्स्ट, इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट, मैंने बताया कि इनके बीच का जो आकर्षण बल है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ये आपस में बहुत टाइटली कम्पैक्टली पैक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैकेड, मतलब ये आपस में बहुत अच्छे से क्लोजली पैक्ड होते हैं। नेक्स्ट, अब आइए लिक्विड के बारे में। जैसा कि आप यहाँ फिगर में ही देख रहे हैं कि इसका जो पार्टिकल्स है वो थोड़ा दूरी दूरी पे है। तो देखिए, नॉट फिक्स्ड शेप, इसका शेप फिक्स नहीं है। कैसे, जैसे एक ग्लास लिए, इसमें हम पानी डालें तो ये ग्लास का शेप ले लिया, लेकिन अगर 1 लीटर पानी डाले हैं तो ये 1 लीटर ही रहेगा।
ठीक है, बस इसका शेप चेंज होगा। जैसे अब यहाँ हम एक ऐसा टाइप का बर्तन लेते हैं और इसी में 1 लीटर पानी को डालते हैं तो ये इस शेप का हो जाएगा। ठीक है, इसका शेप जैसे जैसे आप अलग अलग बर्तन का इस्तेमाल करते हैं यूटेंसिल्स का, तो वो शेप चेंज करते जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो अपना मात्रा है 1 लीटर है तो इसमें डालेंगे तो 2 लीटर हो जाएगा, इसमें से निकाल के दूसरे में डालेंगे तो 3 लीटर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो शेप फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम मतलब आयतन उसका फिक्स है। इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस आर लार्जर देन सॉलिड, जो इसके कण हैं वो सॉलिड से लार्जर है। ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, क्या आप पानी को हाथ से पकड़ कर दबा सकते हैं? नहीं। एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या आप पानी को हाथ से पकड़ सकते हैं, तो हाँ पकड़ सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन ये है कि वो सॉलिड स्टेट में होना चाहिए, मतलब आइस में होना चाहिए। डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड एंड कैन डिफ्यूज, जो इसका डेंसिटी है वो लोअर होता है सॉलिड से, और कैन डिफ्यूज मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। जैसे आप देखते हैं घर में कोई किरोसिन ले लीजिए, किरोसिन वो लिक्विड है, लेकिन जब हम उसे इन्वायरमेंट में लाते हैं, मतलब उसका बोतल से उसको हम एयर के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो एक स्मेल रिलीज करता है। ठीक है, तो वो स्मेल जो है वो हमारे नाकों तक पहुंचता है और उसे हम सुगंध या गंध जो भी आप बोलते हैं, मैं तो सुगंध ही बोलता हूँ क्योंकि भगवान के द्वारा कोई भी चीज़ फालतू ने धरती पर नहीं बनाया गया है, बस उसका रूप अलग अलग है, तो वो एक स्मेल देता है। मतलब इससे ये पता चला कि जो लिक्विड होता है उसका डिफ्यूजन होता है। आगे आएगा डिफ्यूजन क्या है, मैं डिफ्यूजन प्रोसेस में उसको अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए दोस्तों, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ओके, ये इसमें थ्योरी, और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड देन सॉलिड, ठीक, इसके जो कण हैं वो सॉलिड की तुलना में थोड़े दूर दूर पर रहते हैं, इसीलिए हम एक बाल्टी पानी को जब बाल्टी में रखते हैं तो बाल्टी का आकार ले लेता है, फिर एक मग लिए, मग में इसको डाले तो मग का आकार ले लिया, फिर बोतल में डाले तो बोतल का आकार ले लिया। ठीक है, कारण यही है। लेकिन एक किताब को हम टेबल से उठा के पलंग पर रख देंगे तो उसका आकार चेंज होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका शेप भी फिक्स है और वॉल्यूम भी फिक्स है। आइए अब हम गैस के ऊपर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। आपको चीज़ें अच्छे से समझ में, देखिए दोस्तों, ये जो साइंस है उसमें जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक आप अच्छे से लिखने की स्थिति में नहीं आएंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग गैस के ऊपर बात करते हैं, जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। गैस का ना ही शेप फिक्स होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। मतलब अगर हम इसे एक ऐसे यूटेंसिल्स में डालते हैं, एक पात्र में, तो वो इसका रूप ले लेगा, फिर यहाँ पे जब डालेंगे तो इसका कुछ मात्रा एयर के साथ डिफ्यूज हो जाएगा। तो अगर 1 लीटर डालते हैं तो यहाँ पे कुछ कम आएगा। ठीक है, टोटल नहीं आता है। जैसे आप समझिए कि वो चीज़ें आगे आएंगी, मैं आगे ही समझाते चलूँगा आपको। देखिए नेक्स्ट, इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस आर लार्जेस्ट, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं इसे कि जो ये है, इस जैसे मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ, इसका जो दूरी है वो सॉलिड और लिक्विड की तुलना में ज़्यादा होता है। ठीक है, हाईली कंप्रेसिबल, मतलब इसे हम टेम्परेचर को बढ़ा के इसे कहीं दबा के रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में जो हमारे घर में एलपीजी गैस होता है, एलपीजी, उसमें जो गैस होता है वो लिक्विड अवस्था में होता है, और लिक्विड अवस्था में तापमान बढ़ा के, मतलब टेम्परेचर को बढ़ा के उसे इसमें फिक्स किया रहता है। ठीक है, अगर ये बात आप नहीं जानते हैं तो आज जान जाइए, जो हमारे गैस में एलपीजी होता है वो फिक्स होता है टेम्परेचर के हिसाब से, और उसके अंदर जो अवस्था होता है वो लिक्विड होता है। ठीक है, लिक्विड अवस्था में होने के कारण जैसे ही हम यहाँ पे उसका रेगुलेटर ऑन करते हैं तो वो रेगुलेटर ऑन होते ही टेम्परेचर कम हो जाता है और ये ऊपर की तरफ आउट होता है और हमारा खाना पकना शुरू हो जाता है। ओके, डेंसिटी इज लिस्ट एंड डिफ्यूज, जो इसका डेंसिटी है, घनत्व है, वो कम होता है और ये डिफ्यूज करता है। जैसे
जैसे ही लीक होता है गैस, तो आप देखेंगे कि हम दूरी पे हैं, यहाँ पे हैं मान लीजिए, तो इसका सुगंध हमें पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि इसके जो कण हैं वो आपस में बहुत लूज हैं, और लूज होने के कारण ये एयर में मिक्स होकर हमारे नाकों तक या जहाँ भी हम हैं वहाँ आसानी से गमन करते हैं और पहुँच पाते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अबाउट, मतलब वहीं कि इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, वो मूव करने के लिए स्वतंत्र है, एक दूसरे से वो बंधे नहीं हैं लिक्विड और सॉलिड की तुलना में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब आते हैं पदार्थ की चौथी अवस्था, जिसका नाम है प्लाज्मा। प्लाज्मा देखिए, प्लाज्मा इज एन आयोनाइज्ड गैस। ये आयन अब आयोनाइज्ड क्या होता है भाई? आयोनाइज्ड मतलब जिस पे प्लस चार्ज हो या जिस पे माइनस चार्ज हो, ठीक है, दोनों आयन होता है। एक कटायन होता है, एक अनायन होता है। तो जिस पे प्लस होगा वो पॉजिटिव चार्ज, जिस पे माइनस होगा वो निगेटिव चार्ज। ये प्लाज्मा, लेकिन यहाँ पे हमें ज़्यादा पॉजिटिव के ही संदर्भ में बातें करनी है, ठीक है, क्योंकि ये केमिस्ट्री का क्लास है, लेकिन उतना डीप में अभी आपको नहीं जाना है। ए प्लाज्मा इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अफेक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड। ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और अफेक्टेड होता है मैग्नेटिक फील्ड के वजह से। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? देखिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पे आप समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड वो है जो मैग्नेट के द्वारा एक परिपथ निर्माण करता है। परिपथ मतलब जैसे मैग्नेट है, यहाँ कोई लोहा का कण है तो वो इसे अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये जो फील्ड बना ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेट के द्वारा जो फील्ड क्रिएट किया गया, ठीक है, उसे मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। नेक्स्ट, प्लाज्मा लाइक गैस हैव इंडिफिनिट शेप एंड इंडिफिनिट वॉल्यूम, एग्जाम्पल आयोनाइज्ड गैस। ओके, आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। मैं थोड़ा स्क्रीन ऐसे कर दूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। इसका भी डिफिनिट शेप नहीं होता है और ना ही वॉल्यूम डिफिनिट होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है एन इनडिफिनिट शेप एंड इनडिफिनिट वॉल्यूम। ओके, अब आइए पदार्थ की चौथी अवस्था, मतलब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखिए, BeC इज ए स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन अराइज इन वेरी लो टेम्परेचर। ये पदार्थ की वह अवस्था है जो सबसे कम, मतलब वेरी लोएस्ट टेम्परेचर पर क्रिएट होता है। द साइंटिस्ट हु वर्कड विद द बोस आइंस्टाइन, देखिए हमारे भारत के एक वैज्ञानिक थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर बोस, सुभाष चंद्र बोस नहीं, ये बोस दूसरे हैं, सुभाष चंद्र बोस वाले आप उसको मत ले लीजिए, बोस, और ये अल्बर्ट आइंस्टाइन है, इसीलिए इनके नामों को मिला के बोस और आइंस्टाइन लिखा हुआ है। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कंडेंसेट रिसीव्ड ए नोबेल प्राइज फॉर देयर वर्क इन 1995। प्लाज्मा के बाद जो अवस्था का खोज हुआ, जिसे BeC यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला। कब? 1995 में। द BeC इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूल्स दैट आर रियली क्लोज टू ईच अदर, इवन क्लोजर देन एटम्स इन सॉलिड। ये मॉलिक्यूल्स वैसे हैं जो आपस में रियली क्लोज टू ईच अदर, मतलब वास्तविक रूप में एक दूसरे के क्लोज हैं, मतलब निकट हैं। ओके, अब आइए यहाँ माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मतलब माइक्रोस्कोप से देखा गया जब सॉलिड के, तो कुछ विशेषताएं हमें देखने को मिली। तो भाई वो विशेषता क्या थी, आइए देखते हैं। सॉलिड है डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम, जैसा कि आगे में पीछे में मैंने बताया। बिकॉज द पार्टिकल आर लॉक्ड इनटू प्लेस, मतलब जो इनके पार्टिकल्स हैं वो लॉक है, मतलब एक दूसरे में आपस में बंधे हुए हैं। नेक्स्ट, सॉलिड डू नॉट फ्लो इजली बिकॉज द पार्टिकल्स कैन नॉट मूव स्लाइड पास्ट वन अनदर। जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो बह नहीं सकते हैं, जैसे पानी बहता है ऐसे, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बह नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपस में एक दूसरे में बहुत कंपैक्टली पैक हैं। ओके, चीज़ें समझ में आ रही हैं। ऐसे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा आपको एक अलग वीडियो में, ये थ्योरी का क्लास है। नेक्स्ट जो क्लास होगा वो क्वेश्चन आंसर का क्लास होगा। सॉलिड आर नॉट इजली कंप्रेसेबल बिकॉज देयर आर ए लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, जिसे हम आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं। क्यों?
बिकॉज देयर इज ए लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। मतलब समझिए नाक के बराबर जगह होता है, ठीक है। जो जगह होता है वो हमें नग्न आँखों से नहीं दिखाई देता है, तो फिर कैसे दिखाई देगा? तो माइक्रोस्कोप की सहायता से, जो आपका यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब आइए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। मतलब लिक्विड मतलब द्रव्य की अवस्था की जो विशेषता है माइक्रोस्कोप से देखने पे जो हमें पता चली, उसके बारे में आइए देखते हैं। लिक्विड आर नॉट इजली कंप्रेसेबल, मतलब जिसे हम आसानी से द्रव्य को नहीं दबा सकते हैं। क्यों? बिकॉज है डिफिनिट वॉल्यूम, बिकॉज देयर इज ए लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। मतलब इसके कण के बीच में जगह तो होता है लेकिन बहुत कम होता है। लिक्विड कैन फ्लो इजली बिकॉज द पार्टिकल्स कैन मूव स्लाइड पास्ट वन अनदर। मतलब फ्लो इजली मतलब ये बह सकते हैं आसानी से। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 लीटर बाल्टी का पानी उड़ के कल में आ गया, नहीं, ये अपने वॉल्यूम में ही, अपने जो फिक्स वॉल्यूम है उसी में रहेंगे। ऐसा नहीं कि उड़ के यहाँ आ जाएंगे फिर उड़ के यहाँ पे चले जाएंगे, जैसे गैस में होता है। ओके, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। लिक्विड फ्लो इजली, ये हो गया, बिकॉज द पार्टिकल्स मूव स्लाइड पास्ट वन अनदर। ओके, अब आइए गैस की अवस्था के बारे में हम देखते हैं। दोस्तों, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम नया वीडियो डालें तो आपको मिल सके। अब आइए, गैस की जो प्रॉपर्टी माइक्रोस्कोप से देखने पे पता चली वो क्या है। गैस आर इजली कंप्रेसेबल बिकॉज देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। इसे हम आसानी से दबा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में जगह अच्छे से होता है। अच्छे से क्या कहने का मतलब पर्याप्त मात्रा होता है। ओके, इसीलिए इसे हम आसानी से दबा सकते हैं। जैसा कि पिछले मैंने उदाहरण भी दिया, जो एलपीजी गैस है हमारा, उसमें जो गैस भरा होता है वो लिक्विड में होता है। तो जैसे ही हम रेगुलेटर ऑन करते हैं तो ये टेम्परेचर कम होने के कारण उठता है और ये गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कंप्रेसेबल है। गैस कैन फ्लो इजिली बिकॉज द पार्टिकल्स रैंडमली मूव पास्ट फ्रॉम वन अनदर। मतलब जो इसके कण है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ गमन करते हैं, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि इनके जो बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट, गैस हैव indefinite shape and indefinite volume because the particles can move past one another। मतलब कहने का इसका कि जो गैस है उसका जो ना ही फिक्स शेप होता है, ना ही फिक्स आकार है और ना ही फिक्स आयतन है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि अगर किसी पड़ोसी के घर में खाना बन रहा है तो उसका गंध हमें सूंघने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके कण हवा के माध्यम से हमारे तक, यहाँ अगर हम हैं मान लीजिए और यहाँ पे खाना पक रहा है तो इसका सुगंध हमें मिल जाता है। सॉरी, गंध नहीं, सुगंध बोलते हैं। तो उसका सुगंध हमें मिल जाता है। क्यों? क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स है वो छोटे छोटे हैं, आराम से हवा में मूव कर सकते हैं, और जो इसके पार्टिकल्स हैं वो फ्री हैं। क्यों? क्योंकि वो आपस में बंधे हुए ज़्यादा नहीं है, एज कंपेरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड टू। ओके, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब आइए, माइक्रोस्कोप से देखने पे सॉलिड लिक्विड गैस को तो देख लिए, प्लाज्मा को भी देख लेते हैं। प्लाज्मा हैज इनडिफिनिट शेप एंड इनडिफिनिट वॉल्यूम बिकॉज द पार्टिकल्स कैन मूव फ्रॉम वन अनदर। इसका जो शेप है मतलब आकार, और जो आयतन है मतलब वॉल्यूम, वो भी इनडिफिनिट होता है, मतलब फिक्स नहीं होता है। ओके, क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में पहले तो ज़्यादा बंधे नहीं रहते हैं, और जब बंधे नहीं रहेंगे तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। प्लाज्मा आर इजली कंप्रेसेबल बिकॉज देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन देम। मतलब इसे हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब दबाव सकते हैं प्रेशर के माध्यम से। हम उसे दबा सकते हैं बिकॉज देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। मतलब जैसा गैस में गुण था कि जिसे हम दबा सकते हैं, ठीक वैसा ही गुण इसमें भी मौजूद होता है। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी।
Plasma are good conductor of electricity and are affected by magnetic field because they are composed of lens. ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का होता है, मतलब सुचालक है किसका, विद्युत का। और मैग्नेटिक फील्ड मतलब वह फील्ड जो मैग्नेट के प्रभाव के द्वारा क्रिएट किया गया है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारे घर में, जैसे देखिए मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ आपको। ये हमारा घर है, यहाँ पे मीटर है हमारा, जो घर का मीटर होता है जिसके माध्यम से, अब ये जो पथ बनता है इसे परिपथ हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से ये हमारे घर में जितने भी स्विच हैं उनमें लाइट पहुंचता है। ठीक इसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड होता है। ओके, आप बड़े बड़े फैक्ट्री में जाएंगे तो बहुत ऐसा प्रोसेस है जिसे मैग्नेट की सहायता ली जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही काम करता है। आई होप चीज़ें आप क्लियर हो रही होंगी। अब आइए BEC को भी देख लेते हैं दोस्तों, जैसे सभी को देखें, इसका भी क्वालिटी देख लेते हैं क्या है। पार्टिकल्स आर लेस इनर्जेटिक दैन सॉलिड। जो इसका पार्टिकल्स है वो सॉलिड की तुलना में थोड़ा कम कमजोर है। लेस इनर्जेटिक मतलब उसमें कम ऊर्जा है। बिकॉज एग्जिस्ट्स एट लो वेरी लो टेम्परेचर, मतलब इसका जो अस्तित्व है वो बहुत कम टेम्परेचर पे क्रिएट है। ओके, पार्टिकल्स आर लिटरली इनडिस्टिंगाइज बिकॉज दे आर लोकेटेड इनटू सम स्पेस। ओके, इनडिस्टिंगाइज मतलब फिक्स इसका नहीं है, दे आर लॉक्ड इनटू सम स्पेस। वो जो पैकिंग वाला सिस्टम है आपस में एक दूसरे में बंधने वाला, वो बहुत कम है। ओके, BC शो देयर सुपर फ्लूइडिटी बिकॉज पार्टिकल्स कैन फ्लो विदाउट फ्रिक्शन। इसमें सुपर फ्लूइडिटी पाया जाता है। एक होता है फ्लूइडिटी मतलब बहाव, इसमें कुछ ज़्यादा ही बहाव होता है। इसका कारण क्या है, इसमें फ्रिक्शन नहीं होता है बिकॉज दे कैन फ्लो विदाउट फ्रिक्शन, वो बिना घर्षण के बहते जाते हैं। ओके, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ऐसे अवस्था। वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, जो पानी है, जल है, वो तीनों अवस्था में मौजूद है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। सॉलिड में एज ए आइस के रूप में है, बर्फ के रूप में, लिक्विड में पानी के रूप में है और गैस के में वाटर वेपर मतलब वाष्प के रूप में है। आया बात समझ में। अब यहाँ हमें एक प्रोसेस देखना है, सब्लिमेशन। ये क्या होता है भाई, द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स, मतलब जब ठोस भाप में बदल जाता है, ऑन हीटिंग मतलब गर्म करने पर, एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। जैसे देखिए इसका मैं सबसे अच्छा समझा रहा हूँ, क्लास 9th में कोई आगे जो चैप्टर आएगा 2 उसमें इसको अच्छे से पढ़ना है। जब कोई ठोस बिना लिक्विड में आए गैस में चेंज हो जाता है, ये सॉलिड है, ये बिना लिक्विड में आए डायरेक्टली गैस में आ जाता है, तो ये प्रक्रिया जो होती है उसे सब्लिमेशन बोलते हैं। हिंदी में इसे ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ओके, इसका सबसे अच्छा उदाहरण कपूर है। कपूर हमारे घर में जब पूजा पाठ होता है तो देखते होंगे, जब हम उसे जलाते हैं, उसी को लिखा हुआ है ऑन हीटिंग, जैसे ही जलाते हैं तो वो भाप के रूप में गायब हो जाता है, वो द्रव्य अवस्था में नहीं आता है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, नेक्स्ट टॉपिक, द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन सॉलिड वेरीज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड। जो तापमान गर्मी है, हीटिंग मतलब गर्म करने पे सॉलिड का, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सॉलिड, सॉलिड के अवस्था पे डिपेंड करता है कि जो सॉलिड की अवस्था है वो कैसी है। नेचर मतलब उसका प्राकृतिक या अवस्था। आगे, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज। जैसे हम सॉलिड को गर्म करते हैं, उसका जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इज टाइप ऑफ एनर्जी विच इज द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मतलब इसका हिंदी में कि वह पदार्थ जिसमें गति के माध्यम से, गति के द्वारा कोई एनर्जी क्रिएट होता है, मतलब मोशन के द्वारा कोई जो एनर्जी क्रिएट होता है उसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ओके, विच ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स देयर बाय सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड।
ओके, आई होप चीज़ें समझ में आई आपको। देखिए द टेम्परेचर नेक्स्ट पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट टू बिकम ए लिक्विड, मतलब वह टेम्परेचर, वह तापमान जिसपे सॉलिड मेल्ट होके मतलब पिघल के लिक्विड बनता है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। आपको मेल्टिंग पॉइंट पूछेगा कि व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called melting point। जैसे बर्फ है, बर्फ पिघल के क्या बना, पानी, तो इसे आप क्या बोलेंगे, इस पूरी प्रक्रिया को मेल्टिंग पॉइंट। ओके, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 मतलब 16 केल्विन, के फॉर केल्विन। केल्विन क्या है, डिग्री सेल्सियस का है, इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी आएंगे, मैं वहाँ भी डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड, दिस इज नोन एज फ्यूजन। ओके, मेल्टिंग मतलब पिघलना, पिघल रहा है कहाँ से, सॉलिड से लिक्विड में, तो इसे फ्यूजन भी बोलते हैं। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, मतलब प्रेशर मतलब दबाव, या दाब बोलिए, दबाव छोड़ दीजिए, दाब बोलिए आप। इंक्रीजिंग ऑफ फर्स्ट पॉइंट इसका, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूस टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। ओके, अगर हम तापमान दबाव को बढ़ाते हैं तो भी पदार्थ की अवस्था पे प्रभाव पड़ता है, और अगर दबाव घटाते हैं तो भी पदार्थ की अवस्था पे प्रभाव पड़ता है। इसका सबसे अच्छा समझने वाला वही गैस का जो मैंने उदाहरण दिया पिछले में कि ये लिक्विड में है, जैसे ही यहाँ पे रेगुलेटर ऑन किए तो इसके जो पार्टिकल्स हैं उनको मौका मिल गया बाहर आने का, और मौका मिलने के साथ ही वो एयर में डिफ्यूज होने लगे। ओके, अब आइए नेक्स्ट, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर प्रेशर, हाई प्रेशर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और एक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हाई प्रेशर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली टू द गैस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर एट टू 1 atmosphere without coming into the solid state. This is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice। कहने का इसका मतलब है कुल मिला के कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैस, मतलब वो डायरेक्टली गैस में परिवर्तित हो जाता है बिना द्रव के अवस्था वाले में, बिना द्रव अवस्था में आए हुए। डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेरिक, मतलब उसका जब दबाव कम करते हैं 1 एटमॉस्फेयर से भी ज़्यादा, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड, बिना द्रव्य अवस्था में आए हुए, इसी का लिए इसे हम ड्राई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हैं। आपको आएगा क्वेश्चन, वाई कार्बन CO2 इज कॉल्ड ड्राई आइस, वाई CO2 इज कॉल्ड ड्राई आइस, तो आपको यही वाला आंसर ये टोटल लिख देना है। क्यों, क्योंकि ये सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है बिना लिक्विड अवस्था में आए हुए। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ हमें देखना है फ्यूजन। ओके, मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लूँ। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। देखिए जो हीट एनर्जी है उसको ज़रूरत होता है क्या, 1 kg ऑफ सॉलिड, मतलब वो डायरेक्ट किसी चीज़ को तो गर्म करेगा नहीं, जब तक कोई चीज़ उसके सामने नहीं होगा तो वो गर्म किसे करेगा, हवा को गर्म करेगा। ठीक है, तो 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, ठीक, सॉलिड को चेंज करना है कहाँ, लिक्विड में, और उस किस तरह का एनर्जी चाहिए, तो हीट एनर्जी चाहिए। ओके, मैं यहाँ पे फिर से समझा रहा हूँ, सॉलिड है, इसे लिक्विड में चेंज होना है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट तो चेंज हो नहीं जाएगा, तो इसे चेंज करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिस एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसे हीट एनर्जी बोलते हैं, और इस पूरे प्रक्रिया को फ्यूजन बोलते हैं, FUSION। ओके, थोड़ा मैं लपेटता ज़्यादा हूँ, ध्यान दीजिएगा, वैसे भी मैं बोलते रहता हूँ। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब आइए वेपोराइजेशन, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस। इसमें लिक्विड को कहाँ चेंज करना है दोस्तों, गैस में। तो लिक्विड चेंज होगा गैस में कब, अपने से तो हो नहीं जाएगा, खुद तो हो नहीं होगा, इसके लिए भी जो एनर्जी चाहिए वो है हीट एनर्जी। ओके,
हीट एनर्जी के माध्यम से वो लिक्विड गैस में चेंज होगा। चेंज होने के बाद ये जो प्रक्रिया होता है उसे वेपोराइजेशन बोलते हैं। ओके, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब यहाँ इवापोरेशन और बॉइलिंग में हमें अंतर देखना है। मैं थोड़ा स्क्रीन को सही कर दूँ, हिल गया है। चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। देखिए, जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं तो एग्ज़ाम में लिखने की स्थिति में आप नहीं रहेंगे। ओके, तो जब समझाया जा रहा है तो आप अच्छे से ध्यान से ईयरफोन लगा के या जैसे भी आप पढ़ते हैं उसे समझते रहिए। आइए इवापोरेशन और बॉइलिंग को डिस्कस करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड नेवर एट रेस्ट। जो भी वर्तमान हमारे एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं। अब वो हमारे नग्न आँखों से दिखे या ना दिखे वो अलग मैटर है। ओके, एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड देयर आर द पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब जब उसमें मोशन होगा, गति होगा, तो मैंने बताया कि गति के वजह से एक एनर्जी क्रिएट होता है जिसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। आया बात समझ में? उसे क्या बोलेंगे? गति के माध्यम से या गति के द्वारा जो एनर्जी क्रिएट होता है उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इन द केस ऑफ लिक्विड स्मॉल फ्रिक्शन ऑफ पार्टिकल्स at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the source of attraction of other particles and get converted into vapor। मतलब लिक्विड जो है स्मॉल फ्रिक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑन द सरफेस, मतलब जो सतह है उस पर घर्षण थोड़ा कम करता है। हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक। ओके, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो हायर होता है और वो किसी भी चीज़ को तोड़ने की स्थिति में होता है, मतलब वो तोड़ सकता है। फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब आकर्षण बल के द्वारा, ऑफ द अदर पार्टिकल्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर, और उसे भाप में या वाष्प में चेंज करने की क्षमता रखता है। आई होप दोस्तों आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। मैं यहाँ पे एक बार डायग्राम के थ्रू भी बता दे रहा हूँ। जैसे ये लिक्विड है, ओके, इसे गैस में चेंज करना है। गैस में ये कब चेंज करेगा? जब इस लिक्विड का क्षमता ज़्यादा रहेगा, तापमान टेम्परेचर की सहायता से इसे गैस में चेंज करेगा। ओके, काइनेटिक एनर्जी वाला सिस्टम है इसमें, इसीलिए ज़्यादा परेशान आप नहीं होइए। नेक्स्ट पॉइंट, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। मतलब देखिए, जब कोई लिक्विड द्रव्य किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को नहीं, मतलब गैस को किसी भी तापमान पे चेंज करता है, इसमें टेम्परेचर फिक्स नहीं है। जैसे आप देखेंगे गर्मी के दिनों में धूप में वाष्पीकरण जो प्रक्रिया है, इवापोरेशन को हिंदी में वाष्पीकरण बोलते हैं, तो वो होती रहती है। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि क्या ये प्रक्रिया रात में भी होती है? तो हाँ, रात में भी होती है, लेकिन जो इसका रेट है वो बहुत कम होता है। माइनस में दर्शा रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसका मतलब बहुत कम में होता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारे पास जो ऊर्जा है, वो सनलाइट है, वो बहुत मतलब नहीं होता है। जो वातावरण में मौजूद होता है गर्मी, सन के माध्यम से उसी को एब्जॉर्ब करके वो सूखते रहता है कपड़ा। देखेंगे कि आप रात में भी कपड़ा डालते हैं तो छत पे सूख जाता है। इसका कारण यही है कि जो इवापोरेशन रेट है वो किसी भी टेम्परेचर पर होते रहता है। ऐसा कोई पूछे कि क्या इवापोरेशन रात में होता है, तो हाँ, रात में भी होता है, लेकिन इसका जो दर है वो बहुत कम होता है। आइए नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया। जैसे जैसे इवापोरेशन का जो रेट है वो बढ़ते जाता है। कब? जब उसका सरफेस एरिया बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट, with the increase of temperature more number of particles get enough kinetic energy to go into vapor state। जैसे इंक्रीज, जैसे तापमान हम बढ़ाते हैं, तापमान टेम्परेचर मतलब तापमान, वैसे ही जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो भी बढ़ जाते हैं काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। जैसे हम चीज़ों को गर्म करते हैं, देखते होंगे आप कि
मान लीजिए आप जो सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल है वही खाना वाला लीजिए आप। बार बार मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ये एक घर है, इसमें खाना बन रहा है। अब इसका जो कण है वो पार्टिकल्स हैं, वो एयर में मूव कर रहे हैं, लेकिन जब मूव कर रहे हैं तो इनमें काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ पे हम हैं, तो हमें ये सुगंध प्राप्त हो रहा है। कैसे? क्योंकि जो कण है वो गमन करने के लिए मौजूद फ्री है, और फ्री जैसे ही है तो इनमें काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी वह एनर्जी है जो किसी कण के गति करने के कारण उत्पन्न होता है। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर। मतलब आर्द्रता क्या है? तो आर्द्रता वाटर वेपर में प्रेजेंट होता है। वाटर मतलब वेपर मतलब वाष्प। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड इट मोर देन अ डिफिनिट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट ए गिवन टेम्परेचर। मतलब द एयर अराउंड अस मतलब जो एयर हमारे चारों तरफ है, कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डिफिनिट अमाउंट, मतलब वो एक लिमिट में ही वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करेगा। वाटर वेपर एट ए गिवन टेम्परेचर मतलब एक उसका टेम्परेचर फिक्स है और वो उसका लिमिट भी फिक्स है। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, ओके, मतलब जो अमाउंट ऑफ वाटर है इन एयर मतलब हवा में पानी की मात्रा मतलब वाष्प की मात्रा ऑलरेडी अगर हाई है तो द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज। मतलब कहने का मतलब है, देखिए डायग्राम के थ्रू समझिए। ये एक इंसान है, एक ये इंसान है। खाना यहाँ आया, ये भूखा है तो खाएगा, ओके, इसका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, तो ये खाना खाएगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा खाएगा तो फिर वोमिटिंग होने का खतरा है। तो सेम चीज़ यही है। इन्वायरमेंट में जो इवापोरेशन है, इन्वायरमेंट में जो वाटर है, ये इन्वायरमेंट हो गया पहला, ये इन्वायरमेंट हो गया दूसरा, और ये पानी इसके पास आया तो इसके पास ये भूखा है तो ये ले लेगा। लेकिन जब इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में, मैं इन्वायरमेंट को एटमॉस्फेयर से ही रिलेट कर दे रहा हूँ, पानी की मात्रा इसके पास पर्याप्त है, तो क्या ये और पानी लेगा? नहीं लेगा। तो नहीं लेगा तो ये जो वाटर है वो वेस्ट होने लगेगा। वेस्ट का सेंस यहाँ पे बेकार नहीं, मैं यहाँ पे चीज़ों को इसलिए ऐसे बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ, ओके। तो ये इफेक्ट नहीं करेगा, तो जो इवापोरेशन का जो दर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जब वो खाएगा ही नहीं तो बढ़ेगा कैसे, ओके। वाइंड स्पीड मतलब, वाइंड मतलब हवा और स्पीड का मतलब चाल, तो हवा का चाल, द हायर वाइंड स्पीड द मोर इवापोरेशन। जैसे जैसे हवा का गति तेज होगा वैसे वैसे इवापोरेशन का जो दर है वो भी तेज होगा। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रेजिन्स द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवापोरेशन, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, बॉइलिंग इज ए बल्क फेनोमिना, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ ए लिक्विड चेंज इनटू वेपर। मतलब बॉइलिंग मतलब कोई चीज़ जब हम गर्म करते हैं और वो तापमान की सहायता से भाप में परिवर्तित होता है तो उसे बॉइलिंग बोलते हैं। जैसे पानी को आप ले लीजिए, ये बर्तन है, नीचे से फ्यूनल में आप गैस पे बैठा दिए हैं उसे, और इसमें पानी जो है भरा हुआ है, और तापमान बढ़ने के कारण ये पानी भाप बन के हवा में अब उड़ रहा है, तो इसी को आप बॉइलिंग बोलते हैं, ओके। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हैं। इवापोरेशन इज ए सरफेस फेनोमिना। इवापोरेशन मतलब वाष्पीकरण एक सरफेस फेनोमिना है, मतलब इसको होने के लिए एक सतह की आवश्यकता होती है। तो सतह वो लिक्विड का भी हो सकता है, सॉलिड का भी हो सकता है, ओके। इसलिए चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइएगा। फ्रॉम द सरफेस गेन्स इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इनटू द वेपर। मतलब जैसा सतह रहेगा उसके अनुसार इवापोरेशन का रेट भी डिसाइड होता है, और जो लिक्विड है वो चेंज हो जाएगा किस चीज़ में? वेपर में, मतलब वाष्प में, ओके। अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो केल्विन और सेल्सियस पे है। मैंने बताया केल्विन और सेल्सियस के बारे में आगे आएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। बिहार बोर्ड वाले लड़के ध्यान देंगे, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर।
मतलब तापमान का एसआई मात्रक क्या है, तो आप लिखेंगे केल्विन। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे 273.16 केल्विन माना जाता है। ओके, इस पे आगे क्वेश्चन भी आएगा, वो मैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, इसमें नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। ओके, केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर इज ऑलवेज हाई, ऑलवेज पॉजिटिव साइन। जो केल्विन का जो मान होता है वो हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं, हैंस रिगार्डेड एज बेटर स्केल देन सेल्सियस। ओके, जो टेम्परेचर है उसे सेल्सियस से बेहतर होता है केल्विन में लेना। एटमॉस्फेयर मतलब एटीएम का फुल फॉर्म होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द यूनिट मेजरिंग प्रेशर इजर्टेड बाय ए गैस। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है, पास्कल, उसे दर्शाते हैं पीए। ओके, आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बिहार बोर्ड वाले लड़के ध्यान देंगे, आएगा क्वेश्चन कि एसआई यूनिट पास्कल प्रेशर का मतलब दाब का क्या होता है, तो पास्कल हिंदी में भी। नेक्स्ट, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.11 10 का पावर 5। द प्रेशर एयर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सी लेवल एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टेकन एट द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब कोई भी तापमान या कोई भी डिस्टेंस, जैसे आप आगे भी आएंगे 11-12 में तो आपको पता चलेगा कि कोई भी जो गहराई है वो समुद्र तल से मापा जाता है, उसी तरह जो टेम्परेचर है उसे एटमॉस्फेयर के लेवल पे मापा जाता है। यू आर एक्सपेक्टेड टू नो पार्टिकल्स नेचर ऑफ मैटर। आपको जानना जरूरी है कि मैटर का जो पदार्थ का जो नेचर है, प्राकृत है उसका, किस उसका नेचर है। ऑल 5 स्टेट ऑफ मैटर एंड देयर बिहेवियर, इसके बारे में मैंने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा। ओके, आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड को लिक्विड में कैसे चेंज करना है, लिक्विड को गैस में कैसे चेंज करना है, मैंने पीछे भी बताया। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में मैंने बता दिया। कन्वर्जन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस, इस पे आधारित प्रश्न जो आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। आई होप दोस्तों आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब हम लोग मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, चीज़ें और सब समझ में आई होंगी, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूँ इसके क्वेश्चन आंसर वाला, तो वो आप आसानी से जल्दी से आपको वो प्राप्त हो सके, जैसे मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पढ़ना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और भी लड़के पढ़ पाएँ। हमारे इस चैनल पे मैथ्स और साइंस दोनों, स्पेशली अभी मैथ और साइंस स्टार्ट हुआ है, और बिहार बोर्ड वाले जो लड़के हैं वो ध्यान देंगे, इसी चैनल पर एक उनका जो 10th क्लास में है, मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, वो क्या करेंगे, प्रत्येक पाठ का MCQ अपलोड किया जाएगा इस चैनल पे। प्रत्येक विषय के प्रत्येक पाठ का कम से कम 50, एक पाठ में कम से कम 50, अगर वो चैप्टर बड़ा हो तो पार्ट 1 और पार्ट 2 करके वीडियो आएगा, अपलोड किया जाएगा, और आपको बस पढ़ना है और पढ़ना है। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर।